हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की हिंदी हिंदी व्याकरण हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर संधि हम पढ़ रहे थे। संधि में आप स्वर संधि पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि हम पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला प्रकार क्या था, एक स्वर और एक व्यंजन का मेल, एक व्यंजन और एक स्वर का मेल, या दोनों ही व्यंजन होंगे तो ये आपके व्यंजन संधि के 3 प्रकार हैं। व्यंजन संधि में यहाँ पर कुछ नियम हम पढ़ रहे हैं। उन नियमों को हमने कल की क्लास में पढ़ा है। आइए इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे और यहाँ से आगे के जो नियम है उनको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, व्यंजन संधि के नियम में पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कि जो आपके पास 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में, उन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। उन वर्गों के प्रथम वर्ण के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है। अब यहाँ पर क्या कहा है, क्योंकि उसमें 5 वर्ण हैं, तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है, इसका क्या नियम है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण, जिसमें क, च, ट, त, प आ जाता है, के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, ठीक है, पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का यदि तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, या य, र, ल, व, और ये देखिए सभी हलंत के साथ है, ठीक है ना, में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए, तो पहला वर्ण आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द और प का ब हो जाएगा। तो ये नियम हमने पढ़ लिया था। जैसे यहाँ देखिए दिक धन विजय, तो क आया है, क के बाद सीधे व आया है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ आपको इस प्रकार से मिलेगा, कैसे, ऐसे हलंत के साथ। तो अब इस क का आधा ग हो जाएगा। देखो ये हलंत के साथ आधा ग की तरह यहाँ पर लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं आधा ग की तरह। तो ये आपका दिग्विजय हो जाएगा। ऐसे ही अच धन अंता, तो च के बाद अ आया है, तो ये आपका ज हो जाएगा, आधा ज। और फिर इसको अ के साथ जोड़ेंगे तो ये हमने आपको विच्छेद करके इसको जो है तोड़ करके बता दिया था। ट के बाद ड हो जाएगा, ट का ड हो जाता है, ट के बाद आ आया है, स्वर आया है, तो यहाँ इस ट का ड हो जाएगा और फिर आ के साथ जुड़ेगा तो वो डा हो जाएगा, सडानन, ठीक है। थर्ड यहाँ पर त का द में परिवर्तन, तो त के बाद भ आया है, तद्भव, ठीक है। प का ब, अप धन ज, तो प के बाद ज आया है, तो ये जो प है ना, ये ब में परिवर्तित हो जाएगा, तो आधा ब में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से वाक धन ईस, वागीस, अज धन आदि, आजादी, तो देखो च का ज हो गया है। तो ये नियम बताते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये नियम नहीं पढ़े हैं तो फिर जो है कई बार आप जब समास विग्रह करते हैं, आगे की क्लासेस में कक्षा 9 में आप पढ़ेंगे, समास विग्रह करेंगे या समास आप वहां पर समास करेंगे, तो फिर आपको वहां पर भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, ये नियम पढ़ने बहुत आवश्यक है। सत धन धर्म सद्धर्म, कप धन अंध, कबंध कबंध। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो देखिए पहला नियम तो क्या है कि आपके पास जितने भी 5 वर्ग हैं उनके पहले वर्णों का तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन किया जाता है। अब पहले ही वर्ण का पांचवें वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये आप यहाँ इस नियम में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि यदि क, च, ट, त, प के बाद, इसके बाद म या न आए, तो फिर जो है जो भी जिस भी वर्ग का वो पहला वर्ण होगा वो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क, ख, ग, घ, अंग हो जाता है, क के बाद म या न आए तो आपका यहाँ पर ये पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखें वाक धनमय क आया है, उसके बाद म आया है, तो क जो है अंग में परिवर्तित हो जाएगा। ट का अण हो जाता है, सट के बाद ट के बाद म आया है, यानी कि ट का अण हो जाएगा, तो यहाँ ये आधा अणों की तरह होगा, ठीक है। त का न हो जाता है, तत धन नाम, तो देखो त धन नाम, तत धन नाम, तन नाम, ठीक है। तो त का आधा न हो जाता है। और देखो हलंत के साथ जो भी यहाँ लिखे गए हैं ये आधा
शब्द जो है लिखा जाता है। अपधनमय प के बाद म आया है, तो ये नियम के अनुसार यदि प के बाद प पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद म आया है, तो ये फिर जो है आधे म में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपने पढ़े। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में प संबंधी यहाँ पर कुछ नियम पढ़े हैं, और प्रीवियस लेक्चर में आपको 6 नियम हम पढ़ा चुके हैं। सभी नियम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए, पहला नियम कहता है कि यदि जब त के बाद च छ आए, जब त के बाद च और छ आए तो त का च हो जाता है। ठीक है, जैसे सत धन चरित्र। तो देखो, त अंतिम वर्ण है, यहाँ पर त अंतिम वर्ण है, उसके बाद च आया है। क्या कहा है? त के बाद च आए तो त का आधा च हो जाता है। तो फिर हमने इस त को आधा च कर दिया, बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है। फिर देखें, उत धन चारण। उत त के बाद च आया है तो इस त का आधा च हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। जब त के बाद ज या झ आए तो त का आधा ज हो जाता है। ठीक है, तो त का फिर आधा ज हो जाता है। जगत धन जननी। त आया है, उसके बाद ज आया है, तो फिर हमने क्या करना है? इस त का आधा ज, फिर से हमने आधा ज लिख दिया, बस, कोई परिवर्तन नहीं आगे। त के बाद ज आया है, अंतिम वर्ण त, फिर ये हरंत के साथ है, यही आना था। और यहाँ ज, फिर से इस आधा त को आप आधा ज में परिवर्तित कर देंगे, ये नियम ये कहता है। फिर तीसरा नियम है, त के बाद यदि ट या ठ आए तो त का ट हो जाता है। जैसे तत धन टीका। तो देखो, त आधा त, उसके बाद ट आया है, देखो इसको जब आप तोड़ेंगे ना टी को, तो ये आपका ट हलंत के साथ धन या ट धन बड़ी एक ही मात्रा इस प्रकार से आ जाएगा। और फिर ये आपका टट्टी का, टट्टी का बृहत टीका। तो बृहत त और फिर ट आया है, बृहत टीका। तो ये नियम तीसरा। जब त के बाद ड या ढ आए तो त का ढ हो जाता है। तो फिर से यहाँ पर देखिए, त के बाद ड आया है तो उड्डयन, फिर हमने त को ड में परिवर्तित कर दिया। तत धन डमरू, फिर से तत को त के बाद ड आया है तो इस त का हम ड लिखेंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। जब त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है, ये नियम आपने पढ़ा। तत धन लेख, त के बाद ल आया है तो फिर इसको आधा ल में परिवर्तित कर देते हैं। तत धन लीन, फिर से त के बाद ल आया है तो इस त का आधा ल हो जाएगा, बस। जब त के बाद ह आए तो त का द और ध का ध हो जाता है, ये नियम आपको पढ़ाया था मैंने कल की क्लास में। तो यहाँ पर अब जो है त के बाद यदि ह आए, देखो 5 नियम एक जैसे हैं, यहाँ पर 6वां नियम थोड़ा सा इनसे हट करके है। ठीक है ना? तो इसको देखें यहाँ पर कि जब त के बाद ह आए, त के बाद ह आए तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है, तो दोनों हलंत के साथ है। ठीक है, इसमें मैंने आप इन सभी उदाहरणों को आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे 7वां नियम कि जब त के बाद ये श आए, तालव्य स आए। ठीक है, तालव्य स, तीनों स में क्या अंतर है? उच्चारण स्थान अलग होने का अंतर है, और जिससे इनका जो उच्चारण स्थान है, पहली जो स है वो आपकी तालव्य स है, फिर आपकी मूर्धा को स्पष्ट करने वाली स है, फिर आपका दंत्य स है, जो दांत को स्पर्श करते हुए जिसका उच्चारण किया जाता है उसे दंत्य स, जो तालु को स्पर्श करके जिस स का उच्चारण किया जाता है उसे तालव्य स, और मूर्धा को स्पर्श करते हुए जिस स का उच्चारण किया जाता है उसे मूर्धन्य स कहा जाता है। तो ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखें, त के बाद तालव्य स आए तो त का तो हम आधा च कर देते हैं, और जो आपके पास तालव्य स है आधा, इसको छ हो जाता है, अलग सा नियम है। तो यहाँ देखिए हुआ क्या है, त के बाद स आया है तालव्य, तो हमने इस त को तो आधा च में परिवर्तित कर दिया, साथ में जो आधा स था उसको आपने किस में बदल दिया है? छ में। ठीक है, किस प्रकार से हुआ यहाँ देखें, सत धन शास्त्र। ठीक है, सत धन शास्त्र, तो सत में त आपका आया है, त के बाद आपका शास्त्र,
इसको तोड़े यदि आप तो ये इस प्रकार से आपका आ जाता है। इस सा को भी आपने तोड़ दिया, ठीक है। तो का तो आप क्या कर देते हैं, चौ कर देते हैं, आधा चौ। इस 100 का आप 6 कर देते हैं और इसमें आ जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आधा चौ और छा, ठीक है ना। और अब आप इसको लिखें, इसका संधि करें, स सा त्र, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको आप नोट करें। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा है, दूसरा उदाहरण इसका, उत धन श्वास। आपने नोट कर लिया। में आप देखेंगे उत धन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, संधि करने के लिए दो आपको अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण की आवश्यकता होती है। तो आया, फिर आपका आदर्श, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं हलंत के साथ, आ गया आपका शो आ गया, ठीक है। तो अब क्या कहा, इस तो को तो आप क्या कर देंगे, आप इसका आधा चौ बना देंगे, तो ये तो आपका आधा चौ हो गया है। लेकिन जो आपके पास ये तालव्य सौ है ना, इसको आप छ बना देंगे, इसको आप छ बना देंगे, बस इतना ध्यान देना है। तो ये आपका हो जाएगा छ, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, छ और छ, ठीक है। अब इन दोनों का जिसकी जो संधि होगी वो क्या होगी, वो आधा च, फिर छ, फिर वा, फिर स, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संधि होगी, ठीक है। तो ये था आपका तो संबंधी नियम, इसको नोट करें। चलिए, इसके बाद देखिए, तो ये 7 नियम आपके तो संबंधी नियम हो गए हैं। अब यहाँ पर चौथा नियम है आपका घ म संबंधी नियम। अब ये तो जो 7 नियम हैं ये तो से संबंधित थे कि अगर अंतिम वर्ण तो आ जाता है वो भी हलंत के साथ, उसके बाद अगर शब्द कौन कौन से आते हैं उनसे क्या क्या परिवर्तन होता है, ये तो के से संबंधित नियम है। अब यहाँ पर देखिए मौ संबंधी नियम। मौ संबंधी कुछ नियम इस प्रकार से हैं कि यदि मौ के बाद क च ट त फ यानी कि वर्ग के प्रथम वर्ण आए, ठीक है, तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण जो है क्या हो जाता है, अनुस्वार यानी कि बिंदी, इस प्रकार से हो जाता है। जैसे मौ का यहाँ पर क्या हो गया है, तो देखें मौ के बाद यहाँ नियम क्या कहता है, मौ के बाद तो संबंधी नियम, तो के बाद सम धन कल्प। तो मौ के बाद वर्ण वर्ग के प्रथम वर्ण जब आ जाएंगे क च ट त, मौ के बाद यहाँ पर क्या आया है, क आया है, प्रथम वर्ण का, प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण आया है, तो फिर जो है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, ये अनुस्वार हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पर संग संग
अब ये किसका उच्चारण आ रहा है? अंग का उच्चारण आ रहा है। क ख ग घ अंगा, अंगा का उच्चारण आ रहा है संकल्प। उच्चारण में आप देखिए अंग आ रहा है, क्योंकि पांचवा वर्ण क्या हुआ है? अनुस्वार हुआ है। तो इस अनुस्वार में आप किसका उच्चारण करेंगे? अंग का। ठीक है, संकल्प, अंग का उच्चारण। क ख ग घ अंग, अंगा का उच्चारण आएगा संकल्प। फिर देखें सम धन चय, सम म के बाद फिर से दूसरा वर्ण, दूसरा आपका जो वर्ग है उसका प्रथम वर्ण आया है च। तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरे वर्ण का, दूसरे वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? य है, य है, य, इस तरह से। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ये जो यो है ये अनुस्वार हो जाएगा इसमें, तो संचय, संचय उच्चारण इसका आ रहा है। ठीक है, यों का उच्चारण आ रहा है, आधा यों का। ठीक है, इसी प्रकार से सम धन गम, सम म के बाद फिर से ग आया है, तो देखो यहाँ पर संगम हुआ। ठीक है, और सम धन जय, तो यहाँ पर संजय। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ है? इसको लिखें मो संबंधी नियम, इन दोनों नियम उदाहरणों को लिखें। चलिए अब देखिए सम धन तोष, अब मो आया है, मो के बाद तो आ गया। ठीक है, तो तो का अंतिम वर्ण क्या है? त थ द ध न, ये अनुस्वार हो जाएगा, यानी कि ये जो प्रथम वर्ण है उसमें अनुस्वार हो जाएगा। अब देखिए सौ के ऊपर जो अनुस्वार बिंदी लगी है वो उच्चारण किसका कर रहा है? सन, सन यानी आधा नौ का उच्चारण कर रहा है। जो मौ है ना वो न हो गया है आधा, लेकिन अनुस्वार के रूप में। उच्चारण को पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको उच्चारण करके क्या आ रहा है? संतोष। क्या आ रहा है? संतोष। तो ये जो है अनुस्वार हुआ है, उसी वर्ग का, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, ऐसे ही मौ का फिर से मौ हो जाता है, सम धन पौ, मौ का मौ हुआ है कैसे? सम मौ के बाद प आया है, और प वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है? मौ है। ये आधा मौ हो जाएगा लेकिन अनुस्वार होगा। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण, आप उच्चारण में देखिए संपूर्ण, तो जो मौ था वो अनुस्वार हुआ है, क्योंकि मौ के बाद प आया है, और प का अंतिम वर्ण क्या है? क्या है? मौ है, प फ ब भ मौ। अब यहाँ पर म जो है अनुस्वार हुआ है, तो उच्चारण में आप देखेंगे संपूर्ण, इसका अंतिम वर्ण नौ था, आधा नौ। तो अब इसका उच्चारण में देखिए संतोष, देखिए बिंदी आप लगा रहे हैं लेकिन उच्चारण अलग अलग आया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, इससे पहले हमने क्या किया? दो यहाँ पर संकल्प, यहाँ पर अंग का उच्चारण आ रहा है, आधा अंग का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सन य का उच्चारण आ रहा है। देखिए बिंदी है लेकिन अनुस्वार अलग अलग नियमों से हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ नियम क्या पढ़ा है कि यदि म के बाद क च ट त प या इसके बाद कुछ और आए, तो म के स्थान पर, जहाँ म है, जो म है उसके स्थान पर क्या हो जाता है? उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वो वर्ण होगा, उसी वर्ग का मीन्स जिस वर्ग का वो वर्ण होगा, उसी का पांचवा वर्ण जो है अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार होने का मतलब वो बिंदी में, जो आप यहाँ ऊपर से बिंदी लगाते हैं ना, उसमें उसका उच्चारण आएगा। तो देखो जैसे हमने यहाँ क्या किया, सम धन कल्प, म के बाद क आया है और क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? यो है। ठीक है, अंग है, तो यहाँ पर हम संकल्प, तो अंग का यहाँ पर क्या आ रहा है? उच्चारण आ रहा है। म के बाद च आया है, च वर्ण का अंतिम वर्ण यो है, तो संचय। फिर यहाँ पर देखिए आप सम धन तोष, म आया है, म के बाद तो आया है, लेकिन तो का अंतिम वर्ण क्या है? न है, तो यहाँ अनुस्वार हुआ है नौ, तो उच्चारण में आपको संतोष दिखेगा, संतोष आप इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर सम सन, चीज एक ही है लेकिन पढ़ने में अलग अलग उच्चारण आ रहा है। ठीक है, दिखने में तो आपको एक जैसा दिख रहा है सन और सम, तो यहाँ हम इसको पढ़ रहे हैं सन
क्यों पढ़ रहे हैं सन? क्योंकि म के बाद तो आया है, तो वर्ण का अंतिम वर्ण न है, तो अनुस्वार न होगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका म है, म के बाद प आया है, प वर्ण का अंतिम वर्ण म है, तो अब अनुस्वार कौन होगा? अदा म, हलंत के साथ। तो अब संपूर्ण इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे ही म के बाद द आया है, द किस वर्ग का है? ये तथा दधा नो, नो वाला है। तो इस ये जो नो है, पांचवा वर्ण, वो अनुस्वार होगा, तो इसको पढ़ेंगे संदेह। समधन भावना, भ, तो ये सम, भ का अंतिम वर्ण म है, तो फिर से यहाँ पर संभावना। उच्चारण में आपको दिखेगा कि उच्चारण अलग अलग है। जैसे ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि चीज एक ही है, दिखने में आपको एक ही दिख रहा है। ठीक है ना? दिखने में यहाँ पर प्रथम वर्ण ऐसा ही है और यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन हम इसको अलग अलग उच्चारण कर रहे हैं, अलग अलग इसका उच्चारण पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका नौ अनुस्वार हुआ है और यहाँ पर म अनुस्वार हुआ है, इसलिए यहाँ सन पढ़ेंगे और यहाँ सम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये है नियम। दूसरा नियम देखिए यहाँ पर कि यदि म के बाद य, र, ल, व, स, ये जो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह आए, तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है। बहुत ध्यान से लिखना है। दूसरा नियम म संबंधी कि म के बाद यदि य आए, र आए, ल आए, व आए, स, ह आए, तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण में देखिए, समधनवाद, तो हमने क्या कहा? यदि म के बाद हलंत के साथ, इसके बाद आपका व आए, व आया है, तो ये जो म है ना, ये अनुस्वार हो जाएगा और उच्चारण कैसे होगा? संवाद, संवाद। ठीक है। इसी प्रकार समधन योग, म के बाद य आया है तो संयोग। ऐसे ही समधनसार, तो यहाँ पर भी संसार, इस म का अनुस्वार हो जाना है। समधन ल, फिर से ल आया है, तो क्या हो जाएगा? संलग्न। सम, म के बाद र आया है, र भी यहाँ है, तो यहाँ पर संरक्षण। समधन शय, देखिए यहाँ पर तालव्य स है, तो फिर से संशय। और इसके बाद थर्ड नियम है म संबंधी कि यदि म के बाद म आ जाए, आधा मुंह है और फिर से बड़ा पूरा मुंह आ जाए, तो फिर यहाँ पर आधा मुंह और पूरा मुंह आप इसको लिख लेंगे। ठीक है। जैसे कि समधन मुख, सम्मुख, समधन मान, सम्मान, समधन मति, सम्मति। ठीक है। तो लिखे इसे। चलिए अब देखिए, यहाँ पर म संबंधी नियम आपका हो गया है। नेक्स्ट है आपका छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च आ जाता है। देखो यहाँ स्वधन छंद लिखा है, तो देखिए इस स्वर के बाद यहाँ पर स्व में आपका अ का स्वर है, इस अ के बाद छ आया है, तो क्या कहा है? उस छ से पहले आधा च हो जाता है। तो बस सीधा सिंपल सा है। अनु, इसमें उ का स्वर है, इसके बाद छ आया है, तो यहाँ पहले च आ जाएगा। ऐसे ही आ स्वर के बाद छ आया है, तो इससे पहले आधा च आ जाएगा, तो आच्छादन। स्वच्छंद, अनुच्छेद और आच्छादन।
इसके बाद एक लास्ट है नौ संबंधी नियम। यदि री र या स के बाद न हो तो ये अण हो जाता है। जैसे परि, धन, नाम। ठीक है, यहाँ पर र के बाद क्या आया है, न आया है, तो ये जो है किस में आ जाएगा, ये ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका था व्यंजन संधि। और अब आप हेडिंग डालेंगे तीसरा, विसर्ग संधि। बहुत सारे नियम हैं, ये नियम आगे भी काम आएंगे, समास में भी आपके ये नियम काम आएंगे, तो इन नियमों को आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब है आपका विसर्ग संधि। दो संधि आप पढ़ चुके हैं, दो संधि, स्वर संधि, इसके 5 भेद वो आपने पढ़ लिया। फिर आपने व्यंजन संधि पढ़े, इसके 3 प्रकार और इसके नियम आपने पढ़ लिए। अब है आपका लास्ट विसर्ग संधि। हेडिंग डालेंगे विसर्ग संधि। चलिए, तो विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मनः धन रथ, इसको आप लिखेंगे मनोरथ। तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या आया है, स्वर आया है, रथ आया है या व्यंजन आया है, तो इसमें परिवर्तन हुआ है, मनोरथ। ऐसे ही दुह धन जन, तो यहाँ पर दुर्जन आपने लिखा। नमः धन ते, नमस्ते। ऐसे ही विसर्ग के बाद यहाँ पर यदि रो आए तो ओ हो जाता है, ज आए तो इस प्रकार से वो र ऊपर लग जाती है, और त आए तो सौ, इस प्रकार से आप लिखते हैं। अब इसके भी कुछ नियम हैं। ठीक है, ओ कैसे आया, ये ज का विसर्ग का र कैसे हुआ, और तो था विसर्ग के बाद ये आधा सौ कैसे हुआ, इसके भी नियम है यहाँ पर। तो लिखिएगा विसर्ग संधि के नियम, रूल ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ आपका जो संधि है। चलिए, विसर्गा। ठीक है, तो विसर्ग संधि बनाने के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए यशः धन गान, इन दो शब्दों को आप जुड़ा रहे हैं, मिला रहे हैं, इसकी संधि कर रहे हैं, तो यहाँ विसर्ग का क्या हो गया है, ओ हो गया है। ठीक है, ऐसे ही मनः धन रंजन, तो यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा आई। फिर देखिए मनः धन रथ, मनोरथ। फिर मनः धन विनोद, मनोविनोद। तपः धन बल, तपोबल। मनः धन हर, मनोहर। तो यहाँ हमने विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा, देखिए सब में आपकी ओ की मात्रा आई है, विसर्ग के स्थान पर ओ। ठीक है, दूसरा नियम है विसर्ग का आधा र में परिवर्तन, जो कि हम यहाँ पर, तो निह, इसको जो विसर्ग है इसको आधा ह की तरह उच्चारित किया जाता है, निह धन धर्म। तो ये जो विसर्ग है ये आधा र में परिवर्तित हुआ है, तो निर्धन। इसी प्रकार से निह धन भय, तो निर्भय। दुह धन बुद्धि, तो दुर्बुद्धि। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। आसीह धनवाद, आशीर्वाद। दुह धन गुण, दुर्गुण। तो इसे भी लिखिएगा, नोट करें इसे। तीसरा नियम है यहाँ विसर्ग का तालव्य सौ में परिवर्तन, आधा तालव्य सौ। कुछ शब्द देखिए यहाँ, इन शब्दों को लिखें। निह धन चय, निश्चय। निह धन चल, निश्चल। दुह धन चरित्र, दुश्चरित्र। दुह धन शासन, दुशासन। निह धन छल, निश्चल, निश्चल। हरिह धन चंद्र, हरीश चंद्र। तो इसका हमने
तादा तालव्य स में परिवर्तन किया है। पहला नियम विसर्ग का ओ में, दूसरा आधा र में और आधा स में। ठीक है, फिर देखें घ विसर्ग का आधा स में परिवर्तन। तो निह धन संतान, निसंतान, निह धन तेज, निस्तेज और निह धन संकोच, निसंकोच लिख लीजिएगा इसे। फिर चौथा पांचवा नियम है विसर्ग का, फिर देखिए मूर्धा सौ में, आधा सौ में परिवर्तित होना। धनुः धन टंकार, तो धनुष टंकार, दुह धन कर्म दुष्कर्म, ऐसे ही निह धन काम निष्काम। और छठा नियम है विसर्ग का लोप होना। अब यहाँ हम विसर्ग का लोप कर देते हैं, तो विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जब विसर्ग र के साथ इसका मेल होता है तब जो है उस विसर्ग को लोप किया जाता है। जैसे आपका निह धन रोग निरोग, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सीधे सीधे विसर्ग को हटा दिया है। ठीक है, निह धन रस तो नीरस। ठीक है, और साथ में यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले का स्वर जो है दीर्घ हो जाता है। यहाँ पहले छोटी ई की मात्रा थी, यानी कि आपका ह्रस्व की मात्रा थी, अब दीर्घ हो गई है ये। ठीक है, तो बड़ी मात्रा यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी निह धन रज नीरज। और यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतःधन करण, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा का तैसा लिख लेंगे अंतःकरण। प्रातः धन काल प्रातः काल, पाय धन पान पयपान, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इन दोनों में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका विसर्ग संधि भी कंप्लीट हो गया है। और विसर्ग संधि के जो नियम हैं वो भी आपने यहाँ पर किए हैं। 7 नियम हमने पढ़े, किस प्रकार से हम संधि को, ठीक है, तो विसर्ग संधि और उसके नियम आपने पढ़े, आपने स्वर संधि पढ़ी और साथ में आपने व्यंजन संधि पढ़ी और इसके नियम पढ़े। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो संधि है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, साथ में इनके नियम इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो नियमों को भी आप करिएगा और इसे घर में जाकर आप पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।